हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं GS 1 लाख इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, कला, संस्कृति एवं विश्व इतिहास के बारे में। ये पुस्तक आपके IAS, UP PCS, BPSC, UK PSC, MPSC, RPSC, CGPSC, TGT, PGT, GIC, GDC, LT असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC, नेट, JRF, सेट, SSC, RRB, सुपर टेट, टेट, CTET, UP SSSC, DSSB एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, जिसकी कीमत है, इस बुक की कीमत है 400 रुपये। आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, विषय सूची दी गई है। सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, नवपाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, प्रमुख मृद भांड संस्कृतियाँ, विविध पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे सामान्य तथ्यात्मक विवरण, प्रस्तर मूर्तियाँ, मेढ़ मूर्तियाँ, मोहरे एवं लिपि। आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, समाधान विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रांत, खोजकर्ता एवं वर्ष पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन और विविध। उत्तर वैदिक सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में वर्णित तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण उपनिषद विविध पढ़ेंगे। सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, संस्कार एवं विवाह पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन, प्रमुख राज्य एवं वंश, विविध विदेशी आक्रमण, यूनानी एवं पारसी के बारे में पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से संबंधित तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय, शिक्षा, दर्शन, सांप्रदाय, स्थापत्य, प्रमुख संगीतियाँ, साहित्य एवं विविध। जैन धर्म एवं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, उनका सामान्य परिचय, जीवन वृत्त, प्रमुख तीर्थंकर, प्रमुख सिद्धांत, दर्शन, संप्रदाय, साहित्य, संगीतियाँ एवं विविध के बारे में पढ़ेंगे। शैव भागवत एवं शाक्त धर्म, शैव धर्म नायनार, पाशुपत, कपालिक, कालमुख, लिंगायत एवं वीर शैव संप्रदाय पढ़ेंगे। भागवत धर्म पढ़ेंगे। अलवार, दशमावतार एवं चतुर्व्यूह पढ़ेंगे। शाक्त धर्म, प्रमुख तत्व, सार संप्रदाय यानी सूर्य पूजा। उसके बाद में षट दर्शन पढ़ेंगे। प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। राजनीतिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य, उत्पत्ति कैसे हुई, उपलब्धियां, साम्राज्य विस्तार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मैगस्थनीज की इंडिका, बिंदुसार विवरण, अशोक प्रियदर्शी, समाज विस्तार, अशोकाधम, प्रमुख अभिलेख एवं वर्णित तथ्य, स्तूप, गुहालेख, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ एवं अध्यक्ष, अशोक द्वारा नियुक्त प्रमुख पदाधिकारी, सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, नगर एवं ग्राम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। कृषि, उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन सामाजिक दशा, स्त्री दशा कैसी थी। परवर्ती मौर्य सम्राट 236 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में विविध तथ्य देखेंगे। मौर्योत्तर काल कब से कब तक चला, 184 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, जिसमें है शुंग एवं कांडव राजवंश, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक
जीवन और स्थापत्य कला एवं विविध के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र सातवाहन राजवंश प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम, हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी एवं यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य का विघटन एवं कलिंग चेन का वंश। सातवाहन युगीन संस्कृत शासन व्यवस्था सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक दशा कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश हिंद यमन इंडो ग्रीक आक्रमण डेमेट्रियस वंश यूक्रेटाइडीज वंश शक एवं पहलो वंश उत्पत्ति एवं प्रसार तक्षशिला एवं मथुरा के शक क्षत्रप पश्चिमी भारत के छहरात कादारमक चस्टान वंश कुषाण राजवंश उत्पत्ति एवं प्रसार प्रमुख शासक परवर्ती कुषाण शासक कुषाणकालीन समाज एवं संस्कृत स्थापत्य कला गंधार एवं मथुरा और मुद्रा। गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनैतिक दशा गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनैतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। नागवंश मौखरी वंश माघ राजवंश पल्लव वंश एवं प्रमुख गणतंत्र वकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास प्रमुख स्रोत प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त एवं प्रमुख विजय रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कुमारगुप्त स्कंदगुप्त एवं प्रवर्ती शासक। गुप्तकालीन संस्कृत प्रशासन केंद्र राज्य एवं ग्राम के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख पदाधिकारी न्याय एवं सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी। आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि एवं राजस्व के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न कर भूमि के प्रकार भूमि अनुदान कृषि एवं उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य तथा मुद्रा व्यवस्था। गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य एवं विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कला स्थापत्य के बारे में विविध देखेंगे। गुप्तोत्तर काल राजवंश मगध एवं मालवा के उत्तर गुप्त वंश कन्नौज का मौखरी राजवंश बल्लभ का मैत्रक वंश और हूण शक्ति का उत्थान एवं पतन के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यभूत या वर्धन वंश जानकारी के प्रमुख स्रोत प्रमुख शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षकालीन संस्कृत प्रशासन एवं प्रमुख पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास जानेंगे। संगम वंश सबसे पहले प्रमुख तथ्य देखेंगे। प्रमुख राजवंश चोल चेर एवं पांड्य वंश पल्लव वंश प्रमुख शासक राष्ट्रकूट वंश प्रमुख शासक चोल राजवंश प्रमुख शासक चोल युगीन प्रशासन एवं संस्कृत साहित्य एवं प्रमुख शब्दावली वतापी बदामी के चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वेंगी के चालुक्य वतापी बदामी के चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वेंगी के चालुक्य। दक्षिण भारत के अन्य राजवंश देवगिरी के यादव वंश वारंगल के काकतीय वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश कादम्ब राजवंश एवं गंग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा पूर्व मध्यकाल 800 ईसा से 1200 ईस्वी तक 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। परमार वंश कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य और पतन के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश के बारे में। चंदेल वंश गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश त्रिपुरी के कलचूरी चेंदी वंश गहड़वाल राठौर वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। खारकोट वंश उत्पल वंश लोहार वंश कामरूप का वर्मन वंश नेपाल का राज्य उड़ीसा के राजवंश शैलोद्भव वंश भौमकर वंश भंज वंश सोमवंश पूर्वी गंग वंश सिंध का राजपूत युगीन संस्कृति पूर्व मध्यकालीन संस्कृत शासन व्यवस्था आर्थिक जीवन धार्मिक सांस्कृतिक जीवन और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में मंदिर निर्माण शैलियाँ नागर शैली द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में भी पढ़ेंगे। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण सबसे पहले अरब गजनबी और गौरी को पढ़ेंगे। क्या दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक
के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन को पढ़ेंगे। उसके अंदर खिलजी वंश में पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, मुबारक शाह खिलजी को। तुगलक वंश में पढ़ेंगे, तुगलक वंश कब से कब तक चला, तो 1320 से 1412 ईस्वी तक चला। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती तुगलक काल के बारे में जानेंगे। सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश में खिज्र खां को पढ़ेंगे। लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे 1451 से लेके 1517 ईस्वी तक। उसके बाद सल्तनत कालीन संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन क्या था, सेना क्या थी, न्याय विविध के बारे में, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था कैसी थी, सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था कैसी थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, तकनीक एवं व्यापार उद्योग विविध, सल्तनत कालीन सिक्के, सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था, सल्तनत कालीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं संगीत, स्थापत्य कला एवं संगीत के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत व दक्कन के क्षेत्रीय राज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। बहमनी राज, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, बंगाल, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश और विविध के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। प्रशासन के बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन कैसे था, साहित्य, भाषा और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और विविध देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन अलवर और नैनार, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, रैदास, दादू, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, शंकरदेव के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सिख के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई विविध के बारे में पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी और विविध के बारे में। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी। राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार एवं मुद्रा सुधार। अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। भरतपुर का जाट राज्य पढ़ेंगे। भरतपुर का जाट राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल कालीन संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी, राजस्व सिद्धांत कैसा था, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, विविध के बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, मनसबदारी व्यवस्था कैसी, जागीरदार और जमींदार व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, कहने विविध है। मुगलकालीन व्यवस्था, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था, मुगलकालीन शब्दावलियाँ, सिक्के, मुगलकालीन साहित्य, मुगलकालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति, धार्मिक नीति, सामाजिक स्थिति, विविध के बारे में पढ़ेंगे। मुगलकालीन स्थापत्य, चित्रकला एवं संगीत, स्थापत्य, चित्रकला और विविध के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में चला उत्तरकालीन मुगल शासक, जिसमें बहादुर शाह प्रथम को पढ़ेंगे। जहांदार शाह को, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला को पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह को पढ़ेंगे। अहमद शाह को भी पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय को पढ़ेंगे। शाहजहां तृतीय को पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय को पढ़ेंगे। अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जफर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका है पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने इस बुक में किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है कि कहीं से भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए किसी भी एग्ज़ाम में तो आराम से प्रश्न कर ले जाएं। सिख के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, गुरु अंगद के बारे में, गुरु अमरदास के बारे में, गुरु अर्जन देव के बारे में पढ़ेंगे, गुरु हरगोबिंद के बारे में पढ़ेंगे, गुरु तेग बहादुर के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 1627 से लेकर 707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी के बारे में 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक।
शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम के बारे में पढ़ेंगे। ताराबाई और साहू जी कौन थे? इनके बारे में पढ़ेंगे। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष, पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। माधवराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे। रघुनाथ राव के बारे में पढ़ेंगे। माधवराव नारायण के बारे में पढ़ेंगे। बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था आपका ROR में पूछा गया था कि क्रम से लगाइए। ठीक है। आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पुर्तगाली आए पहले, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध, भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के साथ कैसे संबंध था, मैसूर, अवध, मराठा और पंजाब के बारे में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन, किसान सभा के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। गरम एवं नरम दल का विभाजन पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत और विदेश में जो हुए क्रांतिकारी आंदोलन उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, साम्यवादी आंदोलन, भारत परिषद अधिवेशन 1909, होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड पढ़ेंगे। उसके अंदर विविध में देखेंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929 एवं पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कराची अधिवेशन 1931 के बारे में पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। पूना समझौता के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रांतीय चुनाव 1937 के बारे में। हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी संकट के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देशी रियासतें के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान की मांग कब हुई, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बेबल योजना तथा कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का इतिहास के बारे में, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। विविध तत्व और विश्व इतिहास के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। ठीक है, पुरापाषाण प्रागैतिहासिक काल में है। सबसे पहले पुरापाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से कब प्रारंभ करता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से कब प्रारंभ करता है, लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पहले है निम्न पुरापाषाण युग 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक
उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण युग, मध्यपुरा पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक है मध्यपुरा पाषाण युग। उसके बाद में उच्चपुरा पाषाण युग है 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, इसको कहते हैं उच्चपुरा पाषाण युग। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? 1863 ईस्वी से। 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? पल्लावरम, मद्रास के समीप। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो ये पल्लावरम, मद्रास के समीप। अतीरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने। अतीरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने। मानव विकास का क्रम कैसे हुआ? सबसे पहला रामापिथेकस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो इरेक्ट्स, उसके बाद में नियंडरथल, उसके बाद में होमो सेपियन। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? नियंडरथल ने। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो किया था नियंडरथल ने। इसके बाद में आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, वह जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? होमो सेपियन। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते हैं होमो सेपियन। होमो सेपियन को आदि नामों से भी जानते हैं। प्रज्ञमानव, क्रोमैग्नोन, चांसलेड ग्रिमाल्डी। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो ये थे क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारणी, क्लीवर, खंडक, गणासा। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? क्रोड उपकरण, हस्त कुठार जिसे कहते हैं हैंड एक्स, बिदारणी यानी क्लीवर, और खंडक यानी गणासा। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, सोहन घाटी नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रों से। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो ये बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, सोहन घाटी नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रों से पाए गए। मध्यपुरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृत से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे पेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्यपुरा पाषाण युग के प्रमुख
उपकरण थे? बेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं दक्षिणी, खुरचनी, ब्लेड्स और ब्यूरनिस। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं दक्षिणी, खुरचनी, ब्लेड्स और ब्यूरनिस। चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी क्षेत्र से। चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी क्षेत्र से। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो ये पल्लावरम, मद्रास, तमिलनाडु से मिले थे। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? पल्लावरम से। पल्लावरम कहाँ है? मद्रास, तमिलनाडु में है। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है परिष्कृत औजारों का युग। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल है। सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल कहाँ है? निम्न पुरापाषाण संस्कृत का। सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो किया था डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। उसके बाद में आ गया आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्यपाषाण काल। क्या कहा जाता है? मध्यपाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? तो ये 1767 से 1768 ईस्वी में दी थी। भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? तो 1767-68 ईस्वी में दी थी। मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की है? तो यह विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। क्या कहा जाता था? मध्यपाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ उपकरण। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो ये जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ? जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यकाल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सराय नहर महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सराय नहर महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से हुआ है। ठीक है। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भीमबेटका मध्य प्रदेश से। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। उसके बाद में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ध्यान रखना, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ? दमदमा की, यानी 3 ही आदमी दमदमा के आ गए। ऐसे याद करना, दमदमा के। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से। बोरी महाराष्ट्र से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो ये हथनौरा नर्मदा घाटी से। हथनौरा नर्मदा घाटी से। हथनौरा नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो यह वागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। वागोर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। उसके बाद में वागोर साइट के संबंध में सही कथन है। वागोर साइट के संबंध में सही कथन है। यह राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जबू बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 500 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। जबू बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 500 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। के बाद में आपका है किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के 7 स्वास्थाने मानव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के स्वास्थाने मानव पाए गए हैं? तो ये हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र में। उसके बाद वह मध्य पाषाण कालीन स्थल जहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। सराय नहर और मैदहा संबंधित है। सराय नहर और मैदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से
सरायनहर और मैदहा संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस स्थल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस स्थल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल वीरभानपुर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। लखनाज कहाँ है? तो ये गुजरात में है। लखनाज कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखना। लखनाज कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद में टेरी कहाँ है? टेरी, टेरी है तमिलनाडु में। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टेरी कहाँ है। ठीक है, मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल दिए रहेंगे, सही मिलान करना रहेगा। ठीक है, स्थलों के बारे में दिया रहेगा और कहाँ है ये पूछा जाएगा। आदमगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ है? बागोर तो ये राजस्थान में है। सरायनहर कहाँ है? सरायनहर उत्तर प्रदेश में। और मैदहा कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है, मैदहा। ठीक है, एक बार फिर से। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लखनाज गुजरात, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सरायनहर उत्तर प्रदेश और मैदहा भी उत्तर प्रदेश है। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? आखेट, नृत्य और युद्ध की। आखेट, नृत्य और युद्ध की। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो ये लिंग सुगुर 1842 मैसूर में। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? लिंग सुगुर की, जो कि कब की गई? 1842 मैसूर में। मैसूर में है। ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से कब माना जाता है? विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से। 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है नवपाषाण काल का प्रारंभ विश्व स्तरीय संदर्भ में। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण काल, नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व से। भारत में नियोलिथिक यानी नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारत में उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया। वह स्थल है, कहाँ है? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेनसूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये टोंस नदी घाटी और उत्तर प्रदेश से। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईसा पूर्व ईस्वी में लेमेनसूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? मेहरगढ़ से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यह है मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन है? तो यह लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक लहुरा देव। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो यह लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, तत्पश्चात मेहरगढ़, यह 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने कब की थी? 1935 में। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज टी डेरा एवं पीटरसन ने 1935 में की थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कोल्डी हवा, इलाहाबाद की कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से।
भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं ब्रुजहोम, जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए ब्रुजहोम, जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रुजहोम और गुप्तकराल से। ब्रुजहोम और गुप्तकराल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले हैं? तो ये मिले हैं चिरांद, सारण, बिहार से। नवपाषाणिक स्थल से जहाँ से पशु की हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये चिरांद, सारण, बिहार से मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो यह बेल्लारी, कर्नाटक। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से। संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से। उसके बाद में पिकलीहल, उतनूर से। संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से। पिकनीहल, उतनूर से। आप उसके बाद में है दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कुडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैकल कक्कोट कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या क्या है? स्थिर ग्राम जीवन का विकास। स्थिर ग्राम जीवन का विकास किसकी देन है? नवपाषाण काल की प्रमुख देन है स्थिर ग्राम जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो किया गया था जौ का। किसका प्रयोग किया गया था? जौ का। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? तो नवपाषाण काल में पाए जाते थे। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हुआ ब्रुजहोम, जम्मू कश्मीर से। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ? तो ब्रुजहोम, जम्मू कश्मीर से। उसके बाद में किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये महगढ़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? महगढ़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद विविध देखेंगे। चित्रित शैलाश्रों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो यह है जौरा भीमबेटका। जौरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये पैसरा, बिहार से। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पैसरा, बिहार से। उच्च पूर्व युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, ये पाटड़े से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? पाटड़े से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो ये बी.एन. मिश्रा ने।
मध्यपुरापाषाणिक स्थल सामनापुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो ये BN मिश्रा ने किया था। इसके बाद में आपका है ये उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है मेगधेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत। मेगधेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत। तोबा ज्वालामुखी राग सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से। तोबा ज्वालामुखी राग सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है यह सिहावल, पटपरा, बाघोर और खतौनी। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है सिहावल, पटपरा, बाघोर एवं खतौनी। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो ये बायफेशियल थे। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? ये बायफेशियल। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना था इनका मुख्य धंधा। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था से। कृषि अर्थव्यवस्था से है ग्राउंड स्टोन टूल्स, कृषि अर्थव्यवस्था से। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ? 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ये ओदे, केरल से। कहाँ से? ओदे, केरल से। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये कनिंघम को माना जाता है। इसके बाद में है पाषाणकालीन संस्कृतियों का अनुक्रम। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम। पहला है एबी वैली, यह है अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार। एबी वैली क्या है? अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार है। एसुली क्या है दूसरा? काफी छोटा सुडौल हस्तकुठार, जिसे कहते हैं रीस युग में हुआ। ठीक है। मोस्तारी किसे कहते हैं? मध्यपुरापाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप। मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल। उसके बाद में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम। पहला है पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल, तीसरा है नियोलिथिक नवपाषाण काल, चौथा है कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम: पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल। सबसे पहला ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था के कारण इसको कहा जाता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर आधारित थी, किस प्रकार पर?
किस पर आधारित थी? कृषि एवं ग्राम जीवन पर आधारित थी। उसके बाद में है आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से पाई गई हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से। उसके बाद में चौथा है दक्षिण पूर्वी भारत से, दक्षिण पूर्वी भारत से। उसके बाद में प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति। पहला है अहाड़ या आहार संस्कृत, अहाड़ या आहार संस्कृत, जो कि 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कायथा संस्कृत, कायथा संस्कृत, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृत 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। जोरवे संस्कृत 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। राजस्थान के वह ऐतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, राजस्थान के वह ऐतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। अहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तामवंती, तामवती। अहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम है क्या है? तामवती, तामवती, तामवंती। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच, 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नौदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातात्विद ने किया था? नौदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातात्विद ने किया था? तो ये एच.डी. संकलिया ने किया था, एच.डी. संकलिया ने किया था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? नेवासा, तैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदोली। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव, चंदोली। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? नागदा से। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार कृत ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो ये हुई अहाड़, राजस्थान से। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार कृत ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो ये अहाड़, राजस्थान से हुई है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? गुनगेरिया, मध्य प्रदेश से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? गुनगेरिया, मध्य प्रदेश से। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है, यह कथन किसका है? एच. गोल्डन का। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व हैं, यह कथन किसका है? तो यह है एच. गोल्डन का। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? इनाम गांव से।
जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विनाश का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ईनाम गांव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातात्विद ने की थी? ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो ये की थी बी.एस. वाकड़कर ने। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया है? ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया है? तो किया है M.S. धवलीकर और H.D. संकालिया ने। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं महेश्वर, कायथा, एरण, मनौती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाडा। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं महेश्वर, कायथा, एरण, मनौती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाडा। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित? ताम्र पाषाण संस्कृति से। उसके बाद में आपका है विविध यानी डोमेन लिखा है। डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो डोलमेंस से तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ को क्या कहते हैं? डोलमेंस। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? पशुओं का पालना। होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमोनिड। होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमिनिड। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है किस विद्वान का कथन है? राहुल संकृत्यान का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है किस विद्वान का कथन है? राहुल संकृत्यान का। किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बोरनेओ की नियाह गुफा से। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? ग्रोसियन से। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? ग्रोसियन से। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तो ये तांबा में किया गया था। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? मध्य प्लीस्टोसीन। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये बिला सुरगाम कुरनूल आंध्रा से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिरकप से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिरकप से। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा और झोपड़ी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा और झोपड़ी में। पुरातत्व
में अस्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में अस्तर विन्यास की पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृदभांड से। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृदभांड से। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया शिलाश्रय प्रथम से। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो पुरातात्विक स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? लौह काल से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? लौह काल से। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी, डोलमेन। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी, डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? संस्कृति के काल मापन का। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से। नवपाषाणिक पुरास्थल गुप्तकाल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्वात घाटी में। कहाँ है? स्वात घाटी में। नवपाषाणिक पुरास्थल गुप्तकाल स्वात घाटी में। हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम है। ओसीपी काल, ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। पीजीडब्ल्यू काल, लौह काल। पीजीडब्ल्यू काल किसे बोलते हैं? लौह काल। एनबीपी मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कुषाण काल 1म शताब्दी। प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थलयुग काल। प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थलयुग काल दिया गया और स्थल दिया गया। ताम्रपाषाण रंगपुर, ताम्रपाषाण में इनाम गांव, पुरापाषाण सोहन, पुरापाषाण अतिरपक्कम, मध्यपाषाण चौपानी मांडो, मध्यपाषाण सराय नहर राय, उच्च पूर्वपाषाण पटने, नवपाषाण ब्रजहोम, पूर्व हड़प्पा कुल्ली, महापाषाण आदि चेंदूर। काल दिया गया और संस्कृत दी गई। निम्न पुरापाषाण सोन संस्कृत, मध्य पुरापाषाण निवासा संस्कृत, उच्च पुरापाषाण बागोर संस्कृत, नवपाषाण कोल्डी हवा संस्कृत। काल और प्राप्त साक्ष्य। पुरापाषाण चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्यपाषाण लघुपाषाण उपकरण, उच्च पुरापाषाण शैलचित्र, नवपाषाण घिसे पाषाण उपकरण, पुरापाषाण काल नदी तट अधिवास, मध्यपाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, नवपाषाण काल ग्रथ अधिवास, ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। काल प्राप्त मृदभांड। हड़प्पा युग, पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड, पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले एवं लाल मृदभांड, मौर्य युग, एनपीबीडब्ल्यू उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, गुप्त युग, आरपीडब्ल्यू लाल पालिश वाले मृदभांड।